नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 1 इसका बन चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि केमिकल इक्वेशन ये होता क्या है। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसको 2 मिनट में हम रिवाइज़ अगर करें, उसमें बताया गया था कि एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उनको हम दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। उसमें एक और होता है लेफ़्ट हैंड साइड, जहाँ पर हम रिएक्टेंट्स को दिखाते हैं, यानी कौन कौन से तत्व आपस में मिल रहे हैं, कौन कौन से तत्व आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में हम दिखाते हैं कि रिएक्शन होने के बाद में कौन कौन सा उत्पाद बन रहा है। इस पूरी क्रियाकलाप को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। तो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। उसमें एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का हम 3-4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लिए, रिबन लिए, और उसको किसी चीज़ से पकड़ करके, पकड़ जैसा होता है घर में पकड़ से हम पकड़ करके फ्लेम के पास लेकर जाते हैं, आग के पास लेकर जाते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें से सफ़ेद रंग का फ्लेम निकलता है। और वो सारा मैग्नीशियम जल जाने के बाद में सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। उस सफ़ेद रंग के पाउडर को कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, या तो हम सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को हवा के साथ हवा में गर्म किया जाता है तो हमें जो राख प्राप्त होती है उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। या तो हम शब्द के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में पेज पर आप देख ही सकते हैं। या तो हम इसको प्रतीकों के माध्यम से लिख सकते हैं कि Mg + O2 = MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि दोनों ओर के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो हो सकता है कि सिमेट्रिकल ना आए, एक समान ना आए, तो उनको हम सिमेट्री करते हैं। सिमेट्री करने के लिए हम दोनों ओर के जो विभिन्न तत्व हैं, उन विभिन्न तत्वों को एक समान करेंगे संख्यात्मक रूप से, उनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। इसको कहा जाता है बैलेंस करना, बैलेंस इक्वेशन करना। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ पर लिखा है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इनटू ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। यानी वाक्य के रूप में ये लंबा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। दिस द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट टू इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, और यहाँ पे इक्वेशन बना और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, जो यहाँ पर हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points toward the products and shows the direction of the reaction. एक केमिकल फार्मूला कैसे हम लिखें, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। Is there any shorter way representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. यानी जो शब्द हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला Mg, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ना लिख करके O2 लिखें, तो इसे कहेंगे केमिकल फार्मूले। A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as
Mg + O2 = MgO। काउंट एंड कंपेयर, अभी कह रहा है इसको काउंट करो और कंपेयर करो कि दोनों ओर की साइड इक्वल आने चाहिए। नंबर ऑफ एटम जो है हर जो कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होना चाहिए उसमें। हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम डिसाइड्स द मास ऑफ द एटम। अब यहाँ पे जैसे हम देखें, दोनों का कंपेयर करें तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है परंतु ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए हम आगे 2 लिख देते हैं। आगे अगर हम 2 लिख देंगे, हम अलग से करते हैं कि ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें मैग्नीशियम इक्वल है दोनों ओर, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2MgO कर दिए। इससे क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए, परंतु यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए हैं। तो इसके आगे हम 2 लगा दिए, तो यहाँ हो गया 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी हो गया 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अगर आगे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो सभी पर लागू है, यानी ये 2 Mg के लिए भी है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। ये चीज़ इसमें सिखाया गया। अब आगे सिखाया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, जो कि 6-7 मिनट में हमने रिवाइज़ किया, उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब ये नया प्रारूप है इस वीडियो का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसको ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगर मैग्नीशियम का एक निश्चित तत्व आया था, एक निश्चित नंबर ऑफ एटम आया था, निश्चित मास आया था, तो वो जब परिणत होगा किसी प्रोडक्ट के रूप में तो उतने ही मास के रूप में आएगा। तो दोनों ओर का रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं, दोनों ओर का सेम आना चाहिए, क्योंकि नया मास उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है उसमें मैग्नीशियम मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन जितना मिला रहेगा रिएक्टेंट्स के रूप में, उतने ही मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। तो अगर प्रोडक्ट की मात्रा भारी है, नंबर ऑफ़ एटम वहाँ पर ज़्यादा हैं, और यहाँ रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ़ एटम की मात्रा कम है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना हम रिएक्टेंट्स लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरी भाषा में कहें, जितना प्रोडक्ट बना हुआ है उतनी मात्रा में रिएक्टेंट्स होने चाहिए। तो अगर दोनों ओर का नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ मतलब मास अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम इक्वल करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। इसका अध्ययन करना है इसमें। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। यानी जितना टोटल मास, टोटल द्रव्यमान जितना उपस्थित है प्रोडक्ट में, उतना ही मास उपस्थित होना चाहिए रिएक्टेंट्स में, क्योंकि रिएक्टेंट जितनी मात्रा में होगा उतनी ही मात्रा में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के पहले, यानी जब रिएक्टेंट्स दोनों आपस में मिल रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद, यानी कि नया प्रोडक्ट बन गया, इन दोनों परिस्थितियों में नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को, जैसे खले में से लिख दिए Mg
प्लस O2 मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको कहा जाएगा स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? नहीं, बैलेंस नहीं, वही वाला जो हम बनाए। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे कि किसी स्केलेटल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है वर्ड इक्वेशन, यानी शब्दों के माध्यम से हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों मिलेंगे तो बना जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन यानी H2। अब अगर हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि ये जो ये खाली दिखा रहा है कि क्या मिले और क्या बने, और रिएक्टेंट के नाम क्या हैं और प्रोडक्ट के नाम क्या हैं। वर्ड इक्वेशन में हमें खाली यही पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स के नाम क्या हैं और प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि दरअसल जब दोनों जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों ओर का केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। इसकी बातें हमको पता नहीं चल पाएगा अगर हम वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं या सेंटेंस के रूप में लिख रहे हैं। तो हम केमिकल फार्मूले का यूज़ करके उसके नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ जो मास है उसको भी दर्शाते हैं, तो समुचित रूप से प्राप्त होता है कि हाँ कितना रिएक्टेंट्स था और कितना प्रोडक्ट था। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल फार्मूले के माध्यम से किसी रिएक्टेंट्स, रिएक्शन, प्रोडक्ट पूरी प्रक्रिया को दिखाने के लिए जिस हम प्रारूप का प्रयोग करते हैं, जिस स्वरूप का हम प्रमाण देते हैं, उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो ZnH2, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको एग्जामिन करना है कि क्या नंबर ऑफ़ एटम दोनों साइड इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, अगर हम यहाँ दिया नंबर ऑफ़ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट्स आर राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट में इस ओर अगर हम ध्यान दें तो जिंक कितना है? 1, ठीक है, और यहाँ पे जिंक कितना है? 1, ठीक है, दोनों ओर का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस हैं। आगे सल्फ़र का 1 परमाणु है, यहाँ पे सल्फ़र का 1 परमाणु है, ठीक है। फिर आगे ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ये तो बैलेंस है, पर्याप्त बैलेंस है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो इक्वेशन 1.3 इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एकदम बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाए हैं, उन दोनों का जो परमाणु भार है वो इक्विवेलेंट है, वो दोनों समकक्ष हैं, समतुल्य हैं, समान हैं। और एग्जांपल हम देखें, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लोहा है, Fe से बनता है लोहा, और ये है जल, बनाया Fe3O4 और हाइड्रोजन। तो चलिए हम खुद ही सीखते हैं यहाँ से, फिर आगे हम देख लेंगे। यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe3, क्योंकि
चलिए Fe3 यहाँ पर है, यहाँ पे Fe3 हो गए हैं, यहाँ पे Fe एक ही है, तो Fe के आगे अगर हम 3 लिख लें तो चलिए बैलेंस हो गया। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, बैलेंस है, तो H2O बैलेंस है, H2 बैलेंस है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, 2 क्या 4 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु हैं, तो इसके आगे 4 लिख दें, तो 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन भी हो गए, तो बैलेंस हो गया। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये स्टेप 1 दे रहा है कि पहले देखो भैया सब जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसको अलगा लो, अलग अलग कर लो, सेपरेट सेपरेट कर लो। तो चलिए सेपरेट करते हैं। तो आप लिखा टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस, ऐसे बॉक्स बना लो, Fe3O4 H2 सबका बॉक्स बना लिया अलग अलग। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेरस का 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है। तो आगे हम फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके लास्ट में देखिए, एकदम लास्ट में क्या आता है, क्योंकि ये सब इतना कठिन चीज़ नहीं है। ये देखिए ये आ गया, Fe3 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2 जो हमने बनाया था ऊपर। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन बना लिया गया, यहाँ देख रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया है। लेकिन लास्ट में एक क्रियाकलाप और करते हैं कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में जो परिवर्तन होता है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, इसको भी हम दर्शाते हैं ये प्रयोग करके। जैसे यहाँ पे फेरस जो है सॉलिड होता है, फेरस माने लोहा, तो ब्रैकेट में वहीं S लिख देंगे स्मॉल में, और 4H2O ये गैस है, यानी जलवाष्प है ये, तो G लिख दिया। ये फेरस ऑक्साइड जो बना है ये सॉलिड है S, और ये है गैस 4H2, तो इसको हमने लिख दिया G। नोट that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc for the reaction are indicated above and below or below द एरो इन द इक्वेशन। यानी हम ये जो चीज़ें होती हैं ना कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक हम कह रहे हैं, वो सब क्या हैं, तो उसको हम ऊपर और नीचे या ऊपर और नीचे दिखा सकते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों रूप में दिखा लें एक ही इक्वेशन में, या खाली ऊपर ऊपर या खाली नीचे नीचे दिखा लें। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है एक, और 2H2 हाइड्रोजन गैस, 340 एटमॉस्फेरिक ATM दिया हुआ ऊपर, इसको आगे देखते हैं क्या है। ये बन गया CH3OH, ये क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे फिर एक ये बड़ा सा फार्मूला है नीचे वाला, जिसे कहा जाता है जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। तो प्लांट्स ये सब उत्पादक होते हैं, ये सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया को अपना करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला, और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल में
बन गया ग्लूकोज C6H12O6 और बना ऑक्सीजन और बना जल। तो इसको हम दिखा दिए यहाँ पर, बैलेंस्ड है ये अपने आप में। तो 6CO2 लिखते हैं, 12H2O लिखेंगे, C6H12O6 यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 6O2 6H2O को मिला कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये हम चेंज करते हैं। इसको ध्यान रहे, 6 12, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 6 6, फिर से इसमें 6, ये 12, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो 6 12 नो चेंज, 6 6, 6 12 नो चेंज, 6 6, ये है इसका सिंपल सा। अब पूरा याद कर लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज मिला मतलब बना, ऑक्सीजन बना और जल वाष्प बना, लिक्विड है तो जल बना। अब फिर से लिखें एक बार, पहले क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6CO2 प्लस जल यानी कि 12H2O, ऊपर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, जो पत्ती में क्लोरोफिल होता है उसमें निर्माण किया किसका, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का, प्लस निर्माण करेगा हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, वो होगा 6O2, और निर्माण करेगा जलवाष्प का यानी कि 6H2O। तो ये है, देख लें, ठीक है। तो से अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ, फिर आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आगे एक प्रकार का और रिएक्शन है वो क्या होता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।